orbitals, filling of orbitals on the basis of energy level। यार यहाँ पे हम पहले वो ऑर्बिट को फिल करेंगे जो कि ज़्यादा स्टेबल हो। इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ पे जाना पसंद करेगा जहाँ पे ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली स्टेबिलिटी एंड एनर्जी एक दूसरे के क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिट ज्यादा स्टेबल होगा ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी कम होगी, ये वाली बात याद रखें। अब यहां पे हम अगर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको नाइट्रोजन लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, और 7 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3। यार आप अगर कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, लाइक जो मैंने अब यहाँ पे नाइट्रोजन का लिख लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने पास ये वाली बात याद रख के आपने यहाँ पे ऑलरेडी 3 रूल अप्लाई कर चुके। यहाँ पे आप अब वो प्रिंसिपल भी अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे जो है आप पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी अप्लाई कर चुके हैं। पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी अप्लाई कर चुके हैं। और यहाँ पे आप जो है वो हुंड्स रूल भी अप्लाई कर चुके हैं। हुंड्स रूल तो समझाने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप इन तीनों रूल के बेस पे एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। यहाँ पे जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल, मीन यहाँ पे आपने इन 3 रूल्स को देख के एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 रूल एक्सप्लेन करेंगे कि अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, और इसी तरह हुंड्स रूल क्या कह रहा है। तो चले पहले स्टार्ट कर देते हैं, अब वो प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। अब वो प्रिंसिपल, और अब वो प्रिंसिपल के 2 स्टेट्समेंट हैं। पहला अब वो प्रिंसिपल आपको ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना कि यार यहाँ पे जो ऑर्बिटल की फिलिंग होती है वो हम इस तरह एक एरो ड्रा कर देते, और जो एरो जिस ऑर्बिट को पहले टच करेगा हम उसको पहले फिल करेंगे। लेकिन यार यहाँ पे एक्चुअली ये बात आपको अब वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती है। अब वो प्रिंसिपल कहती है कि आपने कौन सा ऑर्बिट सबसे पहले फिल कर देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक अब वो प्रिंसिपल कहता है कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स on the basis of n plus l वैल्यू। यार n प्लस l वैल्यू के बेस पे आपने ऑर्बिटल की फिलिंग करनी है, ये बात याद रखें। और इस n प्लस l वैल्यू को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं। n प्लस l वैल्यू को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, ये पॉइंट भी नोट कर दे। दिस इज आल्सो कॉल्ड बोहर-बरी रूल्स। बोहर-बरी रूल्स, n प्लस l रूल मीन आपने जो ऑर्बिटल की फिलिंग करनी है ना वो n प्लस l रूल को देख के करना है। चले n प्लस l रूल से क्या मतलब है, यहां पे 2 बातें नोट कर दे। फर्स्ट वन के n प्लस l वैल्यू is directly proportion to energy of orbital, energy of orbital। n plus l value is directly proportion to energy of orbital।
n प्लस एल वैल्यू जितनी बड़ी होगी ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये नोट कर दे कि n प्लस एल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो मुझे यार एक बात बता दे, कौन सा ऑर्बिट सबसे पहले फिल होगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले स्टेबल में जाएंगे या अनस्टेबल में जाएंगे? स्टेबल में जाएंगे ना। तो स्टेबल में जाएंगे, इसका मतलब ये है कि पहले वो ऑर्बिट फिल होगा जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे कम हो। जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे कम होती है ना, वो ऑर्बिट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सो यहां पे n प्लस एल आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है? यहां पे मैंने आपको l वैल्यू बताया था। l वैल्यू s के लिए l वैल्यू क्या होती है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए l वैल्यू 3 होती है। तो जिस तरह लेट्स सपोज मैंने ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, तो ये मैंने अब वो प्रिंसिपल के बेस पे लिखा है। यहां पे आप नाइट्रोजन को चेक कर दे, एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2 एंड 2p3। मैंने पहले 1s फिल किया, फिर 2s, फिर 2p फिल किया। ये क्यों? क्योंकि मैंने n प्लस एल वैल्यू को देखा। अच्छा, n यहां पे क्या है? 1। s के लिए l वैल्यू क्या होती है? 0, तो आंसर 1 आएगा। यहां पे n2, l की वैल्यू s के लिए 0, आंसर 2 आएगा। n वैल्यू 2, p के लिए l वैल्यू 1 होती है, आंसर 3 आएगा। तो इसका मतलब है n प्लस एल इसका सबसे कम है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो n प्लस एल वैल्यू के बेस पे होता है। तो यार हम ये इस तरह जो डायगोनल लाइन ड्रा करते हैं, अब आपको पता चल गया ये हम क्यों ड्रा करते हैं। ये हम n प्लस एल वैल्यू को देख के ड्रा करते हैं, मीन अब वो प्रिंसिपल को देख के। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट नोट कर दे कि which one orbit fill first? फिल फर्स्ट की बजाय आपसे ये भी पूछ सकता है, यार अगर पहले फिल होगा ना, अगर पहले फिल होगा तो इसका मतलब है यार ये क्या है, ये मोर स्टेबल है ना। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ विच वन ऑर्बिट इज मोर स्टेबल। और अगर मोर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा? कम होगी। तो विच वन ऑर्बिट हैव लेस एनर्जी? चले, ऑप्शन नंबर 1 में है 4f, 5s, 5p और इसी तरह 6p। तो आपको ये डायगोनल लाइन ड्रा करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट कर दें। n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम होगी वो सबसे पहले फिल होगा। तो n यहाँ पे क्या है? 4 है ना, तो 4 प्लस f के लिए l वैल्यू क्या होती है? 3, तो 4 प्लस 3 आंसर 7 आएगा। 5 प्लस 0 आंसर 5 आएगा। 5 प्लस 1 आंसर 6 आएगा। 6 प्लस 1 आंसर 7 आएगा। तो कौन सा पहले फिल होगा? 5s जो है वो सबसे पहले फिल हो जाए। चले नेक्स्ट वन, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी? 5s की एनर्जी सबसे कम होगी। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? 5s सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेट्स सपोज ऐसा क्वेश्चन हो, विच set of 4 quantum number have highest energy? Which set of 4 quantum number have highest energy? 4 quantum number, let's suppose ऑप्शन है 3, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू -2,
एस की वैल्यू -1/2। ऑप्शन बी n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू -1/2। सो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर है। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू गिवन है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट एनर्जी? तो यार मैंने आपको क्या कहा, n प्लस एल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। तो यहां पे n प्लस एल क्या आता है, 5। इसको नहीं देखना, बस डायरेक्ट n प्लस एल को देखना है। 5 इधर 4 और इधर 4, तो किस सेट का क्वांटम नंबर हाईएस्ट एनर्जी होगी? यहाँ पे ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो हाईएस्ट एनर्जी। जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी उस सेट की हाईएस्ट एनर्जी होगी, ये बात याद रखें। अच्छा, अब इस तरह है कि अब वो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, ऐसे कौन से एटम पीरियोडिक टेबल में है? मैंने आपको कहा ना कि अगर आप कोई एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो इस पे आप क्या अप्लाई करोगे, इस पे आप अब वो प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, n प्लस एल वैल्यू के बेस पे करोगे। ये हम पहला स्टेटमेंट फिलहाल कर रहे हैं, n प्लस एल वैल्यू को देख के। अब वो प्रिंसिपल किस एटम पे अप्लाई नहीं होता? तो पहला ऑप्शन नोट कर दे, अब वो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रोमियम, अब वो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉपर, अब वो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिल्वर, अब वो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन आता है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हीलियम +1, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लिथियम +2, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेरिलियम +3। तो अब वो प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई नहीं होता, यहां पे अब वो प्रिंसिपल वायलेशन कर रहा है। चले ऐसा क्यों है, वाई? मैंने आपको पहला स्टेटमेंट बताया अब वो प्रिंसिपल का कि पहले वो ऑर्बिटल फिल होंगे जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम आती है, पहले वो फिल होंगे फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। सो अगर मैं आपको क्रोमियम और कॉपर का केस बता दूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप एक आर्गान लेके, आर्गान के एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है ना, और इसके बाद आ जाएगा 4s1। चलो मैं आपको पहले इस तरह लिख देता हूँ, 4s2 3d4, 24 हो गए। लेकिन अगर ऐसा आप लोगों ने लिखा तो ये गलत होगा। क्रोमियम का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो आप लोगों ने ऐसा लिखना है, आर्गान एटॉमिक नंबर 18, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, 4s1 एंड 3d5। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ क्रोमियम। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाफ फिल d ऑर्बिटल, हाफ फिल d ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, हाफ फिल d ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से। चले अब आप जरा खुद यहां पे देखें ना कि अगर मैं इस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल वैल्यू लिख रहा हूं, n प्लस एल, तो 4 + 0 आंसर 4 आएगा ना, और अगर इसके लिए लिख रहा हूं तो 3 + 2 आंसर
5 आएगा। तो होना क्या चाहिए था कि पहले ये फिल होना चाहिए था, क्योंकि इसकी n प्लस एल कम है ना। अब वो प्रिंसिपल आपको ये कह रहा है कि जिसकी n प्लस एल कम हो पहले वो फिल होगा, तब इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। लेकिन इसमें तो अभी एक इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी मौजूद है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है ना, ये फुल तो नहीं है ना, ये अभी फुल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है। इसका मतलब है यहाँ पे अब वो प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है क्रोमियम में। और इसी तरह सेम टू सेम अगर आप कापर देखें, कापर का एटॉमिक नंबर है 29, तो ऑफ आर्गन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 18, और 4s2 और 3d9, 29 हो गए। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा तो ये गलत होगा। इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी, 4s1 होगा एंड 3d10 होगा ड्यू टू द फुल फिल्ड d ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर भी आप 4s फुल नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया है। तो क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है, एक्चुअली वायलेशन हो रही है किस चीज की, अब्बो प्रिंसिपल की। चले यहां पर भी अब्बो प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है। अगर आप सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47, तो इसका क्रिप्टॉन 36, 4s1 और 5s1 और 4d10। तो यार यहाँ पर भी आप 5s फुल नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया है। और ये तो ऑलरेडी सिर्फ यार एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा 1s में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखोगे कि यहाँ पे अब वो प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, अब वो प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है। तो दिस इज द लिमिटेशंस, ठीक है। अच्छा, अब वो प्रिंसिपल का दूसरा स्टेटमेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो ऑर्बिटल जिसकी n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही हो, जिसकी n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही हो, तो फिर अब वो प्रिंसिपल आपको कह रहा है कि इफ n प्लस एल वैल्यू सेम फॉर 2 ऑर्बिटल, तो फिर हमने किस की वैल्यू को कंसिडर करना है, n की वैल्यू को कंसिडर करना होगा। फिर आप लोग n की वैल्यू को देखोगे, n की वैल्यू कम होगी तो वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा, n की वैल्यू कम होगी तो वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा। जिस तरह लेट्स सपोज which one fell first, for S 5p 4d 6s। तो पहले मैं यार क्या बताऊंगा, पहले मैं n प्लस एल बता दूंगा। पहले मैं l प्लस एल को देखूंगा, तो 5 प्लस 1 आंसर 6 आ गया, 4 प्लस 2 आंसर 6 आ गया, और 6 प्लस 0 आंसर 6 आ गया। तो यार n प्लस एल तो सेम है। तो जब n प्लस एल सेम है तो फिर अब वो प्रिंसिपल कह रहा है कि फिर आप n वैल्यू को कंसिडर करें, तो n की वैल्यू यहाँ पे कम है ना, तो पहले यार ये फिल होगा, 4d पहले फिल होगा। फिर जिसकी n वैल्यू कम होगी वो आपके पास पहले फिल होगा। क्लियर? which set of quantum number have more stable? n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 2, s is equal to plus 1 over 2. n is equal to 4, l is equal to 1, m is equal to 1,
S is equal to plus 1/2. N is equal to 5, L is equal to 0, M is equal to 0, S is equal to minus 1/2. Which one have more stable? ठीक है, तो अब आपको मैंने बता दिया कि N plus L is directly proportion to energy and N plus L is inversely proportion to stability. ठीक है, पहले आप N plus L को देखोगे तो यार N plus L 5, ये भी 5 और ये भी, अब N plus L तो सेम है, ओके। तो जब N plus L सेम है तो फिर मैं N वैल्यू को देखूंगा ना। N is directly proportion to energy and inversely proportion to stability. तो N वैल्यू सबसे कम किसकी है? इसकी है। तो सबसे स्टेबल कौन सा हुआ? ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है अब वो प्रिंसिपल। आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को देखोगे तो आप वहाँ पे अब वो प्रिंसिपल अप्लाई करोगे। यहाँ तक क्लियर है? चले, एक है आपके पास पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दूसरा है पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कह रहा है? एक बात याद रखें ना, एक बात याद रखें कि वन ऑर्बिटल एकोमोडेट, हाँ पहला हुआ ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वन ऑर्बिटल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। अब चले, मैं एक ऑर्बिटल कंसीडर कर रहा हूं लाइक 1s2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात जरा गौर से सुने, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की क्या वैल्यू है? 1। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l की क्या वैल्यू है? 0 है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m की क्या वैल्यू है? वो भी 0 है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए s की क्या वैल्यू है? +12 1/2 एंड तो यहां पे तो पहला MCQs नोट कर दे कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में होते हैं तो उसके लिए 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं आती। किसकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगी? स्पेन क्वांटम नंबर। तो पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आपको यही बात समझा रहा है कि यार एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑपोजिट स्पेन से अरेंज होंगे, और अगर ऑपोजिट स्पेन से है तो इट्स मीन दिस वन इज अ स्टेबल। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करवाया था, 1s2 2s2 एंड 2p3, मीन ऑलरेडी यहाँ पे तीनों रूल अप्लाई हो चुके हैं। तो पहला हमने n प्लस एल का बेस पे किया ना, तो इसकी n प्लस एल वैल्यू क्या आ रही है? 1 + 0 1, 2 + 0 2 और 2 + 1 3। क्लियर? चले, ये तो मैंने अब वो प्रिंसिपल आपको बताया। यार यहाँ पे पॉलिंग प्रिंसिपल भी ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। पॉलिंग, अगर मैं आपसे कोई इसको ज़रा शो करे तो कह रहा है कि दोनों अपोजिट, इसको ज़रा शो करें तो दोनों अपोजिट। यहाँ पे हुंड्स रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल ऑर्बिटल हमेशा क्या होगा? हमेशा ऑपोजिट स्पिन से होगा। ठीक है, चले अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर दे कि पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, Pauling exclusive principle is not
इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? यस, दिस इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यार एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की तो अपनी मर्जी है ना, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो कम से कम एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, तब जाके आप दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन से फुट करोगे। तो इसके लिए, इस सारी स्पीशी के लिए पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मिटा दो ये। अच्छा, अब मुझे एक बात बता रहे कि X जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 and have +3 oxidation state, आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड Z। Z का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर। आप उस एटम का एटॉमिक नंबर भी बता दें और पीरियोडिक टेबल में एटम किस बेस पे अरेंज है? एटॉमिक नंबर। तो आपको अगर एटॉमिक नंबर का पता चला तो फाइंड नेचर, मतलब फाइंड एटम। वो एटम कौन सा है? फाइंड X। ये X कौन सा एटम है? अच्छा, यहां पे देखिए X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 3d5। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। 5 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, प्लस कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ना, तो वो तो 3 हमने दोबारा लाने हैं ना, तो कितना एटॉमिक नंबर हुआ? 26 एटॉमिक नंबर। Z की वैल्यू 26 और 26 एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में किसका है? आयरन का है। ठीक है, तो इससे आप जो है अननोन एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन भी इस तरीके से कर सकते हो। चले, नेक्स्ट वन है आपके पास होर्न्स रूल। नेक्स्ट है आप लोगों के पास होर्न्स रूल। सो पहले यहां पे ये बात याद रख के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? यस, those orbital which have those orbitals which have same energy, ठीक है, जिसकी एनर्जी सेम हो, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो चले, मैं आपको यहां पे ऑर्बिट लिख रहा हूं, यहां पे ऑर्बिटल्स, S ऑर्बिट है, P D F G H I, ठीक है, हमारा काम सिर्फ F तक होगा। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? P के अंदर, ठीक है, D के अंदर 5, F के अंदर 7 है ना। ओके, चले मैं ऐसा करता हूं ना, फॉर एग्जांपल मैं P ऑर्बिटल किधर से स्टार्ट होता है? 2 से ना, 2p लिखता हूं।
डी ऑर्बिटल किधर से स्टार्ट होते हैं? 3d से, और एफ 4f से। चले 2p 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो तरीके थे, या n+l वैल्यू को देखेंगे, या यार इन सब के n+l वैल्यू सेम है या नहीं है? 2+1 2+1 2+1, इन सब की n वैल्यू सेम है ना, तो ऑटोमेटिकली इन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी ना। तो p के अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, f के अंदर जो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इस सब की एनर्जी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे तो एक ऑर्बिटल्स है ना, एक ऑर्बिटल है ना, तो इसका मतलब ये है हॉर्न्स रूल नॉट एप्लीकेबल फॉर s ऑर्बिटल, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स है। तो p के अंदर जो 3 ऑर्बिटल है डीजेनरेट, d के अंदर जो 5 ऑर्बिटल है डीजेनरेट, f के अंदर जो 7 ऑर्बिटल्स है वो भी डीजेनरेट। हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन तो अब आपको पता होगा ना, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp के अंदर कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं? 2, इस तरह sp। चले sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, sp2 sp2 sp2। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें? 4, sp3 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 sp3। इसी तरह और हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है। यार sp के अंदर जो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, क्या इसकी एनर्जी सेम है या नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन हम कैसे करते हैं कि आफ्टर मिक्सिंग जो ऑर्बिटल बनाता है सबकी एनर्जी सेम होगी ना। तो यार sp के अंदर जो 2 ऑर्बिटल्स है, ये दोनों क्या है? डीजेनरेट। sp2 के अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स है, ये क्या है? डीजेनरेट। sp3 के अंदर जो 4 ऑर्बिटल है, ये क्या है? ये भी डीजेनरेट्स है, ठीक है ना। इन सब की एनर्जी सेम होती है। तो चले अब हॉर्न्स रूल क्या कह रहा है? हॉर्न्स रूल कह रहा है, लेट्स सपोज नाइट्रोजन की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p3। अब जरा गौर से देखें, हमने पहले अब वो प्रिंसिपल भी अप्लाई किया, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आती थी, इसकी 2 और इसकी 3। यहां पे पालिंग किधर अप्लाई हो रहा है? इधर पालिंग अप्लाई हो रहा है। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। डीजेनरेट है या नहीं है? सबकी एनर्जी सेम है या नहीं है? तो यार जो 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, कैसे करनी है? 1 इलेक्ट्रॉन सब में सेम स्पिन के साथ पुट कर देना है। अगर आपने एक को पहले फिल किया, इसका मतलब ये होगा कि यार ये ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है, लेकिन ये सारे तो सेम एनर्जी वाले हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर देना है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ? हॉर्न्स रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। और हाफ फिल ऑर्बिटल स्टेबल भी होते हैं। तो विच वन हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? ऑप्शन नंबर 1 बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चले नेक्स्ट है बोरान, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर। एटॉमिक नंबर 5 है 6, 7, 8। मैं आपको आखिरी वाला जस्ट लिख देता हूँ 2p1, 1s2, 2s2, 2p1। इसका 2p, 2p हाफ फिल कौन सा है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो हम अगर एक स्टेप नीचे आते हैं तो बोरान के नीचे क्या होगा, तो ये 3p1 हो जाएगा, ये 3p2, ये 3p, ये 3p, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हाफ फिल ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें फिलिंग किस रूल्स के मुताबिक, हुड्स रूल के मुताबिक जो है वो फिलिंग हुई है। ठीक है, क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके,